सो गाइस, एक्सपेन 97 सीजन 2 का एपिसोड नंबर 7 सबके सामने आ गया है और ये एपिसोड स्ट्रेंज लैंड सैवेज हार्ट सिर्फ एक सैवेज लैंड का एडवेंचर नहीं है, बल्कि ये पूरी एक्सपेन फ्रेंचाइज के कोर फिलॉसफी को भी एक्सप्लोर करता है। और अगर पहली नजर में देखा जाए तो इस एपिसोड में हमें जंगल, डायनासोर और म्यूटेंट एक्शन भरपूर देखने मिलता है, लेकिन अंदर ये जस्टिस, रिवेंज और फॉरगिवनेस के बारे में भी है। और इस एपिसोड का एक मेजर सवाल ये है कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी पूरी कम्युनिटी को खत्म करना चाहता है, तो क्या उस इंसान को भी जीने का हक मिलना चाहिए? और इसी सवाल के अराउंड एपिसोड 7 की पूरी कहानी बसी हुई है। तो आज ब्रेक डाउन करते हैं गाइस इस पूरे एपिसोड को और बताते हैं यहाँ पर मेजरली स्टोरी में हमें क्या कुछ देखने को मिला है। लेट्स जस्ट डाइव इन। इस एपिसोड का मेजर पार्ट सैवेज लैंड में सेट है, एक हिडन प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड जहां डायनासोर्स आज भी जिंदा हैं। यहाँ एक्समेन की टीम नाइटक्रॉलर, रोग, बीस्ट, पोलारिस और बिशप साथ में मिलकर ग्रेडन क्रीड को बचाने आए हैं। और यहाँ पे ग्रेडन कोई नॉर्मल विलेन नहीं है, ये वही एंटी म्यूटेंट पॉलिटिशियन है जो दुनिया भर में म्यूटेंट्स के खिलाफ नफरत फैला रहा है और वो फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी मूवमेंट का सबसे बड़ा चेहरा भी है। लेकिन इस बार उसे किसी एक्समेन ने नहीं, बल्कि कुछ मैग्नेटो के फॉलोअर्स यानी कि एकोलाइट्स ने किडनैप किया है। और ये वो कुछ म्यूटेंट्स हैं जो मैग्नेटो की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और साथ में मिलकर इन्होंने एक कल्ट बना लिया है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि एकोलाइट्स अब फेबियन कॉर्टेस के अंदर नहीं आते। ओरिजिनल एनिमेटेड सीरीज के इवेंट्स के बाद फेबियन कॉर्टेस की डेथ हो चुकी है और उसकी लीडरशिप अब एक्सोडस के हाथ में आ चुकी है। एक्सोडस एक एक्सट्रीमली पावरफुल ओमेगा लेवल टेलीपैथ और टेलीकाइनेटिक म्यूटेंट है जो मैग्नेटो को ऑलमोस्ट एक रिलीजियस फिगर की तरह वर्शिप करता है। लेकिन आयरनी ये है कि जिस तरह से ग्रेडन क्रीड ह्यूमंस के अंदर नफरत फैलाता है, उसी तरह से एक्सोडस म्यूटेंट्स के अंदर रिवेंज और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को फ्यूल करता है। यानी कि दोनों ही ऑपोजिट साइड्स पर हैं, लेकिन दोनों ही हेट्रेड को अपना वेपन बना रहे हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा इमोशनल सरप्राइज तब मिलता है जब यहाँ ये रिवील होता है कि कोलोसस भी अब एकोलाइट्स को ज्वाइन कर चुका है। और नॉर्मली कोलोसस एक्समेन का एक काफी ज्यादा जेंटल और कंपैशनेट म्यूटेंट होता था, लेकिन जेनोशा ट्रेजेडी के बाद और स्पेशली अपनी बहन को खो देने के बाद वो भी कहीं ना कहीं मैग्नेटो की बातों से अग्री करने लगा। और उसका मानना है कि म्यूटेंट्स तब तक सेफ नहीं होंगे जब तक वो ऑपरेसर्स को खुद खत्म नहीं कर देते। और अगर तुमने ध्यान दिया हो तो कहीं ना कहीं ये एग्जैक्टली वही एक कॉन्फ्लिक्ट है जो पिछले एपिसोड में पोलारिस भी फील कर रही थी। तो कहीं ना कहीं इस सीरीज में हमें ये भी मालूम चल रहा है कि जो ग्रीफ है वो सिर्फ आंसू ही नहीं लाती, बल्कि कभी कभी तुम्हारी पूरी आइडियोलॉजी भी फ्लिप कर देती है। और यहाँ पर क्लियरली एक्सोडस ग्रेडन क्रीड को एग्जीक्यूट करना चाहता है, क्योंकि उसके हिसाब से ग्रेडन सिर्फ एक आदमी नहीं या एक सैक्रिफाइस नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक काफी बड़ा एग्जाम्पल भी बन जाए। क्योंकि उसकी हर एक स्पीच, हर एक कैंपेन के बाद से कई सारे और भी लोग म्यूटेंट से नफरत करना शुरू कर देते हैं। और अगर क्रीड को जिंदा छोड़ दिया गया तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं और भी म्यूटेंट्स मर सकते हैं। और ऑनेस्टली गाइस, अगर सरफेस लेवल पर देखा जाए तो एक्सोडस का ये सोचना, ये जो फियर है, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रैक्टिकल सा लगता है। और इसी टाइम पे नाइटक्रॉलर इस पूरे एपिसोड का मॉरल सेंटर बनकर सामने आता है। कर्ट वैगनर सिर्फ एक्समेन का एक मेंबर नहीं है, बल्कि फेथ और होप का सिंबल भी है। वो एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए प्रपोज करता है और कहता है कि ग्रेडन क्रीड का एक ट्रायल होना चाहिए। और यहाँ पे वो रिवील भी करता है कि असल में ग्रेडन क्रीड नाइटक्रॉलर का ही भाई है, यानी कि इन दोनों की माँ मिस्टीक थी। और यहाँ पे इवेंचुअली एकोलाइट्स भी इस ट्रायल के लिए मान जाते हैं। यहाँ कोलोसस जज है, एक्सोडस एक प्रोसिक्यूटर और नाइटक्रॉलर खुद क्रीड का एक डिफेंस लॉयर। और यहीं से ये एपिसोड सुपर हीरो कार्टून से एक फिलोसफिकल कोर्ट रूम ड्रामा बन जाता है। ट्रायल के दौरान एक्सोडस ये रिपीटेडली प्रूव करता है कि ग्रेडन ने काउंटलेस इनोसेंट म्यूटेंट्स की डेथ इनडायरेक्टली कॉज की हैं। उसकी स्पीचेस वॉयलेंस को इंस्पायर करती हैं और वो कभी अपने एक्शंस के लिए रिग्रेट तक नहीं करता। और इसीलिए एक्सोडस के हिसाब से मर्सी का कोई भी रीजन नहीं है। लेकिन यहाँ पर नाइटक्रॉलर का आर्ग्यूमेंट कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन लेता है। वो यहाँ पर लीगल टेक्निकलिटीज या तो पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, क्योंकि वो यहाँ पर बात करता है ह्यूमैनिटी। और यहीं पर वो सबसे शॉकिंग रेवलेशन आता है कि ग्रेडन क्रीड और नाइटक्रॉलर असल में भाई है, जहाँ पर ग्रेडन सेबर टूथ और मिस्टीक का बेटा है
और नाइटक्रॉलर भी मिस्टीक का ही बेटा है। तो यहाँ पर पूरे कोर्ट के आगे ये रिवील हो जाता है कि ये दोनों ही हाफ ब्रदर्स हैं। और यहाँ पर नाइटक्रॉलर कहता है कि अगर वो अपने ही भाई को सिर्फ और सिर्फ हेट्रेड की वजह से मॉन्स्टर मान लेगा तो कहीं ना कहीं क्रीड का जो आइडिया है वो जीत जाएगा। और यहाँ नाइटक्रॉलर के हिसाब से हेट्रेड का आंसर और ज्यादा हेट्रेड नहीं होना चाहिए। अगर सारे म्यूटेंट भी वही बन गए जिससे वो लड़ रहे हैं तो यहाँ पर प्रोफेसर एक्जेवियर का ड्रीम शायद हमेशा के लिए ही खत्म हो जाए। और इस स्पीच को सुनकर ये समझ आता है कि शायद ये स्पीच सिर्फ ग्रेडन क्रीड के बारे में ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं ये पूरे एक्समेन यूनिवर्स के बारे में, जहां पर सभी ये जानते हैं कि एक्जेवियर शुरू से ही कोएग्जिस्टेंस की बात करता था और मैग्नस या मैग्नीटो हमेशा डोमिनेशन को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता था। और यहाँ पर जेनोशा मैसेकर के बाद पहली बार ऐसा लगने लगा था कि शायद मैग्नीटो या उसकी जो आइडियोलॉजी है वही सही है। और यहाँ पर एक्समेन 97 का सीजन 2 एपिसोड 7 इसी एक चीज को एक्सप्लोर करता है कि क्या फॉरगिवनेस ही सबसे बड़ी वीकनेस है या तो शायद असली स्ट्रेंथ ही वही है। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सीरीज एक्सोडस को एक नॉर्मल विलेन की तरह नहीं रिप्रेजेंट करती, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस इजीली उसकी बात भी समझ सकती है। जब दुनिया तुम्हें बार बार मारने की कोशिश करे तो वहाँ रिवेंज लेना नेचुरल लगता है और इसी वजह से ये डिबेट इतनी ज्यादा पावरफुल बन जाती है, क्योंकि दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स इमोशनली वैलिड ही हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो रोग भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पोजीशन में है। ग्रेडन उसकी अडॉप्टेड मदर मिस्टीक का बेटा है, यानी कि टेक्निकली उसका भी एक फैमिली कनेक्शन तो है, लेकिन उसने ग्रेडन की हेट्रेड को खुद देखा है। पोलारिस और बिशप भी फ्यूचर की ट्रेजेडीज को देख चुके हैं और यहाँ कोलोसस ग्रीफ में है, यानी कि हर एक कैरेक्टर अपनी पर्सनल हिस्ट्री की वजह से एक अलग ओपिनियन रखता है। और ये एपिसोड देखा जाए तो किसी को भी कम्प्लीटली राइट या रॉन्ग प्रूफ नहीं करता है। और जहां एक तरफ ये कोर्ट रूम ड्रामा चल रहा है वहीं दूसरी तरफ फुल ऑन कॉमिक बुक एक्शन भी देखने में मिल जाता है। डायनासोर, लेजर ब्लास्ट, जंगल और बीस्ट का अल्टीमेट कॉम्बैट। और अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा बॉइंग मूवमेंट भी है जो तुम्हें डायरेक्टली एक्समेन की पुरानी कॉमिक्स की याद दिलाने वाला है। और शायद इस सीक्वेंस के अराउंड राइटर्स भी हमें रिमाइंड कर रहे हैं कि सीरियस थीम्स के बीच में भी सुपर हीरो फन कभी भी लूज आउट नहीं होना चाहिए। और अब वापस ट्रायल पे आ जाए तो इस ट्रायल का जो फाइनल वर्डिक्ट है वो भी इंटेंशनली सिंपल नहीं रखा गया है। यहाँ पर एक्सोडस और बाकी एकोलाइट्स अटैक करते हैं और नाइटक्रॉलर किसी तरीके से ग्रेडन की जान बचा लेता है। मगर इस पूरे सिनेरियो के बाद भी ग्रेडन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अब भी वो अपनी एंटी म्यूटेंट आइडियोलॉजी को ही रिप्रेजेंट करना चाहता है। और इस चीज से कहीं ना कहीं ये पूरा एपिसोड हम लोगों को ये भी मैसेज देता है कि शायद हर बार फॉरगिवनेस का मतलब इंस्टेंट रिडेम्पशन नहीं होता। कभी कभी किसी को बचाना सिर्फ इसलिए नेसेसरी होता है क्योंकि तुम खुद अपनी ह्यूमैनिटी को खोना नहीं चाहते। अब बात कर ले इस एपिसोड के लास्ट सीन की, तो वो इस पूरे सीजन का सबसे शॉकिंग सेटअप क्रिएट करता है। केबल और एक्स फोर्स फाइनली एपोक्लिप्स के सीक्रेट बेस तक पहुंच जाते हैं, जो एथेंस के पार्थेनॉन के नीचे हिडन है। लेकिन उन्हें जो अंदर मिलता है वो सबसे ज्यादा शॉकिंग है। एपोक्लिप्स की पूरी बॉडी ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड और लाइफलेस कंडीशन में पड़ी हुई है और उसके साथ ही एक सिंगल प्लेइंग कार्ड भी मिलता है। ये प्लेइंग कार्ड ऑब्वियसली गैम्बिट का सिग्नेचर कार्ड है और पिछले एपिसोड में एपोक्लिप्स ने गैम्बिट को अपना एक हॉर्समैन बनाया था, द हॉर्समैन ऑफ डेथ। और इसीलिए यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसके बाद एपोक्लिप्स के साथ हुआ क्या गैम्बिट ने उसे मारा है? और इसी सवाल की वजह से शायद कॉमिक्स का नॉलेज यहाँ पर काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पर कभी भी एपोक्लिप्स किसी नॉर्मल इंसान की तरह नहीं मरता। या तो यूं कहूँ कि मेजर जो रियल यूनिवर्स है उसमें तो एपोक्लिप्स जब भी मरता है वो कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से वापस जिंदा होकर आ भी जाता है। और कॉमिक्स में भी उसके पास सेलेस्टियल टेक्नोलॉजी की पावर्स होती हैं जिसके थ्रू वो अपनी कॉन्शियसनेस को अलग अलग होस्ट बॉडीज में ट्रांसफर कर सकता है। और एक आइकॉनिक कॉमिक बुक यानी एपोक्लिप्स द 12 में भी उसने कहीं ना कहीं यही एक चीज की थी, जहां पर अपनी पुरानी बॉडी छोड़कर उसने एक नया वेसल अपनाया था। और असल में एक्समेन 97 में ये एक सीक्वेंस देखकर एग्जैक्टली उसी कॉमिक की याद आ जाती है। यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि जो बॉडी यहाँ पर केबल और एक्स फोर्स को मिली है वो असली एपोक्लिप्स की कोई परमानेंट डेथ को एस्टैब्लिश नहीं करती। ये हो सकता है कि उसने ऑलरेडी अपनी कॉन्शियसनेस को या अपनी सोल को किसी और एक्समेन या किसी और म्यूटेंट में ट्रांसफर कर दिया हो। और सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि उसने गैम्बिट के अंदर ही अपनी सोल डाल दी। और इस चीज का सबसे बड़ा क्लू यही है
कि वहां पर गैम्बिट का ही कार्ड मिलता है। और हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था कि गैम्बिट वाज काइंड ऑफ टर्निंग इनटू समथिंग वे डार्कर। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में कहा था कि भाई शायद गैम्बिट उसका हॉर्समैन बनने वाला है, तो मे बी यहाँ पर हॉर्समैन वाला सिस्टम नहीं होगा, बल्कि खुद गैम्बिट ही अगला एपोकलिप्स है। और अगर ये थ्योरी सच निकलती है तो इस सीजन के लास्ट फ्यू एपिसोड्स में हम देख पाएंगे कि एक्समैन और स्पेशली रोग को इस गैम्बिट का ही सामना करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा ट्रैजिक और काफी ज्यादा इमोशनल हो सकता है। तो आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट दिस होल एपिसोड गाइस। अब तुम लोगों का क्या ऑनेस्ट ओपिनियन है इस पूरे एपिसोड को देखने के बाद, और अब तक एक्समैन 97 में हमें जो भी कुछ देखने मिला है, ये चीज हमें कमेंट्स में जरूर बताना। एंड एज ऑलवेज गाइस, अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, कीप व्लॉगिंग।